आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारे बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं जिनका सब्जेक्ट है पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड स्टोरेज ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इस सब्जेक्ट में अभी तक आपको जो है वो कुछ फील्ड क्रॉप्स के बारे में पढ़ाया था, कुछ फील्ड क्रॉप्स में लगने वाले जो मेजर पेस्ट हैं उनके बारे में बताया था। इसी कड़ी में जो है आपको पेस्ट ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स यानी जो तिलहनी फसलें हैं उसमें लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं उनके बारे में मैं आपको जो है वो पढ़ा रहा था। तो उसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए आज आपको जो सरसों की फसल में लगने वाला जो मुख्य कीट है उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आज मैं आपको जो है वो जो सरसों की फसल का मुख्य कीट है, जो सरसों की आरा मक्खी यानी मस्टर्ड साफ्लाई, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। यानी मस्टर्ड साफ्लाई जो है वो एक मेजर पेस्ट है आपके सरसों की फसल का। तो सबसे पहले मैं उसको जो है आपको उसके क्लासिफिकेशन के बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे उसको जो है वो साइंटिफिक जो है वो क्लासीफाई किया गया है। तो जो मस्टर्ड साफ्लाई है उसका जो वैज्ञानिक नाम है यानी साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड फ्लाई, उसको कहते हैं एथेलिया प्रोक्सिमा क्लग। ठीक है ना, एथेलिया प्रोक्सिमा क्लेग, ये जो है वो इसका जीनस और स्पीसीज से मिलकर के जो है वो बना है। यानी एथेलिया उसका जीनस है और प्रोक्सिमा इसका क्लोग है। और जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, सरसों की आरा मक्खी। तो आरा का मतलब होता है प्रकार से काटने वाली, यानी सरसों की पत्तियों को जो काटने वाली मक्खी है उसी को जो है वो सरसों की आरा मक्खी के नाम से जो है वो जानते हैं। इसके बाद इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है हाइमेनोप्टेरा। ये जो है वो हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर का मुख्य कीट होता है। और इसकी जो फैमिली होती है वो त्रंथिडी होती है। क्या होती है? त्रंथिडी। और जो इसका होस्ट प्लांट होता है यानी इसको जो पोषक पौधे होते हैं वो मोस्टली जो है वो क्रूसीफेरी फैमिली के। तो मोस्टली जो क्रूसीफेरी फैमिली के जो पौधे हैं, जितने भी सरसों वर्गीय पौधे हैं, जैसे आपके सरसों हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, फूलगोभी हो गया, तोरिया हो गया, तारामीरा हो गया, ये जितने भी आपके प्लांट्स हैं ये आपके क्रूसीफेरी फैमिली वर्ग के हैं। तो इस परिवार के पौधों का ये मुख्य जो है वो कीट होता है। यानी सरसों कुल के जो पौधे होते हैं, जैसे आपके जो है वो सरसों, मूली, गाजर, तारामीरा और जो है आपके फूल गोभी, तोरिया, इस फसल में ये कीट जो है वो मुख्य रूप से जो है वो देखा गया है और इसको प्रभावित करता है। तो हम इसके एडल्ट्स को इस प्रकार से देख करके आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। आपके फील्ड में अगर आप सरसों के खेत में जाते हैं तो इस प्रकार के एडल्ट्स आपको दिखाई पड़ेंगे और इनकी जो लार्वी अवस्था होती है वो इस प्रकार से होती है। ऐसे हम इसको आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो बात आती है इसका वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यह मुख्य रूप से भारतवर्ष में जो सरसों उगाने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जहाँ पर सरसों की मुख्यतः खेती की जाती है वहाँ पर ये मुख्य कीट जो है वो होता है। यानी भारत में जो सरसों उगाने वाले प्रमुख राज्य हैं वहाँ पर ये मुख्यतः पाया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य देश हैं जहाँ का यह जो है मुख्य रूप से पाया जाता है, जैसे आपके इंडोनेशिया हो गया, फार्मोसा हो गया, बर्मा हो गया, तो ये वहाँ पर भी मुख्य रूप से जो है वो पाया जाता है। भारत में जैसे सरसों और मूली पैदा करने वाले जितने भी प्रदेश हैं, जैसे मैंने आपको सबका नाम बताया, तो वहाँ पर ये मुख्य रूप से जो है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका क्षति और महत्व की बात आती है। तो जब क्षति और महत्व की बात आती है तो हम यानी नेचर ऑफ डैमेज, तो नेचर ऑफ डैमेज की हम बात करते हैं। तो ये इस कीट की जो है वो जो आपकी सरसों की आरा मक्खी है, इस कीट की मुख्य जो डैमेजिंग स्टेज होती है, जो प्रमुख नुकसान पहुंचाने वाली जो अवस्था होती है वो होती है सूढ़ी अवस्था। सूढ़ी अवस्था को हम जो है वो आपकी लार्वी स्टेज के नाम से भी जानते हैं या फिर ग्रब स्टेज के भी नाम से जो है जानते हैं। तो मुख्यतः जो है वो इस कीट की कौन सी अवस्था होती है नुकसान पहुंचाती है? सूढ़ी अवस्था नुकसान पहुंचाती है फसल को। और इसके प्रौढ़ जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, यानी जो एडल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाला अवस्था इसकी अवस्था होती है वो होती है सूढ़ी अवस्था यानी लार्वी स्टेज। इसके बाद बात करते हैं इसके जो है वो
एक प्रकार से इसके जो सूढ़ी के जो है वो काटने तथा चबाने वाले मुखांग होते हैं। किस प्रकार के मुखांग होते हैं? काटने तथा चबाने वाले, यानी बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप। यानी जो सरसों की आरा मक्खी होती है, मस्टर्ड सार फ्लाई होती है, उसकी मुख्यतः जो है वो सूढ़ी नुकसान पहुंचाती है। और सूढ़ी की कौन सी अवस्था सबसे ज़्यादा, सूढ़ी के किस प्रकार के मुखांग होते हैं? यानी काटने तथा चबाने वाले, यानी बाइटिंग और चेविंग टाइप मुखांग होते हैं। तो यह पौधों की कोमल पत्तियों को खाती हैं तथा उसमें बहुत से छेद जो है वो कर देती हैं। तो इसके जो मुखांग होते हैं वो काटने एवं चबाने वाले होते हैं, यानी बाइटिंग एवं चेविंग टाइप के होते हैं। जब काटने चबाने वाले होते हैं तो वो कैंची की तरीके से जगह जगह पत्तियों को जो है वो काट देती हैं, छेद कर देती हैं, पत्तियों को खा लेती हैं, जिससे पत्तियों में जगह जगह जो वो छिद्र दिखाई देते हैं और पत्तियों जो है वो बहुत सारे छेद जो है वो उसमें दिखलाई पड़ते हैं। तो जब पत्तियों को खा लेती हैं, पत्तियों का जो फिलामेंट्स होता है उसको ये खा लेती हैं, तो पत्तियों में जो है वो जो भोजन बनाने की क्रिया होती है, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं, वो पूरी तरह से जो है प्रभावित हो जाती है। पत्तियां जो है वो जगह जगह एकदम से छलनी की तरीके से चितकबरी दिखाई देती हैं और उसमें जो है वो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो बाधित हो जाती है। तो इस प्रकार से फसल को काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। और अगर शुरुआती के दिनों में देखा जाए, अगर शुरुआत में इसका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये बिल्कुल फसल नहीं हो पाती है और फसल को फिर से बोना पड़ता है। यानी जब सरसों की फसल को हम बोते हैं, जैसे अब सरसों की बुआई स्टार्ट हो गई है, लास्ट सितंबर और अक्टूबर हम फर्स्ट वीक में जब सरसों की बुआई करते हैं, तो जब सरसों की बढ़वार हो जाती है लगभग 15 से 17 दिनों की, तो उस समय इसका प्रकोप जो है वो ज़्यादा होता है। तो मोस्टली इस प्रकार के कीट का प्रकोप कब होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है वो देखा गया है। तो इस अवस्था में जब ये छोटे कोमल पत्ते इसमें लगे होते हैं, अगर उस अवस्था में इनका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, ये क्योंकि कोमल पत्तियों पे ज़्यादा ये अटैक करते हैं, तो फिर क्या होता है, सरसों की पत्ती को पूरी तरह से खा करके चट कर जाते हैं और फसल को जो है वो पुनः हमको जो है वो बोने की आवश्यकता हो जाती है और खेत में किसान को फसल को पुनः जो है वो बोना जो है वो पड़ता है। और पत्तियां जो है वो पूरी तरह से उनकी बढ़वार जो है रुक जाती है और इसका आक्रमण पौधों की छोटी अवस्था में आपको जो है वो ज़्यादा देखा गया, जैसा मैंने आपको बताया है। तो अगर आरंभिक अवस्था में इनका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है तो पूरी तरह से फसल जो है वो नष्ट हो जाती है और किसान को पुनः जो है वो फसल जो है वो बोनी पड़ती है। तो इनका जो डैमेज ऑफ नेपर है ये किस प्रकार से फसल को प्रभावित करते हैं आप इस इमेज में जो है वो देख सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, जब ये पत्तियां, जब ये छोटी आरंभिक अवस्था में फसल होती है तो ये इस प्रकार से फसल को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो इनका फिलामेंट्स होता है, यानी जो ऊपरी भाग होता है पत्तियों का, इस प्रकार से ये काट करके जो है उसमें छिद्र कर देते हैं और फसल पूरी तरह से जो है वो प्रभावित हो जाती है। और इसमें क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है वो पूरी तरह से जो है वो रुक जाती है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है पत्तियों में वो रुक जाती है, जिसके कारण जो है वो पत्तियां जो है वो पीली भूरे कलर की हो जाती हैं, पत्तियां पूरी तरह से सूख जाती हैं और पौधों की बढ़वार जो है वो रुक जाती है। तो इस प्रकार से ये आरंभिक अवस्था में इस प्रकार से लक्षण इसके दिखाई देती हैं और जब फ्लावरिंग स्टेज होती है यानी पुष्पावस्था होती है तो इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ते हैं। कहीं देखिए इसके पत्तियां इसमें नहीं दिखाई दे रही हैं, डंठल जो दिख रहे हैं वो कटे फटे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। और उसके पश्चात जो है वो जब इसमें फलियां भरती हैं यानी आपके पॉड फिलिंग स्टेज होती है, तो ये पॉड फिलिंग स्टेज है। क्या है? पॉड फिलिंग स्टेज। और ये जो आपका है ये आपका जो है वो ग्रोथ स्टेज में है, ग्रोथ स्टेज है आपकी। और ये आपकी जो है वो आपकी वेजिटेटिव स्टेज है, वेजिटेटिव। तो इनका जो प्रकोप होता है मोस्टली वेजिटेटिव अवस्था में होता है, आपका जो है वो वानस्पतिक वृद्धि अवस्था में अधिक होता है और ग्रोइंग स्टेज में भी इनका होता है। और उसके बाद जब फ्लावरिंग स्टेज होती है या फिर आपको इसको फ्लावरिंग स्टेज होती है उस समय भी इनका प्रकोप होता है। और जब फलियां भरने लगती हैं, पॉड फिलिंग स्टेज होती है,
उस अवस्था में भी इस कीट का प्रकोप जो है वो अधिक होता है। तो जब पॉड फिलिंग स्टेज होती है तो इस प्रकार से जो है ये पार्ट्स को जो है वो जो कोमल आपके फलियाँ होती हैं और पत्तियाँ होती हैं उसको इस प्रकार से काट करके बिल्कुल चट कर देते हैं। तो इस प्रकार की इमेज जो है आपको जो है वो दिखलाई पड़ती है। इसका उत्तर प्रदेश में इसका प्रकोप जो है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक अधिक होता है। कब होता है? उत्तर प्रदेश में जो है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो है इसका प्रकोप जो है वो अधिक देखा गया है। यह महीने तक जो है वो रहता है। इस कीट की जो सूढ़ियाँ होती हैं वो मूली के पत्तों को खाना अधिक पसंद करती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो सरसों की आरा मक्खी होती है, मस्टर्ड साफ्लाई होती है, मोस्टली जो है वो जितने भी क्रूसीफेरी फैमिली के पौधे होते हैं, यानी सरसों कुल के जितने भी पौधे होते हैं, चाहे आपका मूली हो गया, चाहे गाजर हो गया, चाहे तारा मीरा हो गया, चाहे आपका गोभी वर्गीय फसलें हो गया, जितनी भी ये सरसों वर्ग की फसलें होती हैं सभी को ये मोस्टली प्रभावित करता है। तो मोस्टली मूली की जो फसल होती है उसके पत्तों को खाना जो है वो अधिक जो है ये पसंद करते हैं। इसके बाद बात आती है यानी मूली की फसल का जो है, मूली की पौधे का भी ये मुख्य कीट जो है वो कहा जाता है। तो मूली की फसल को भी ये जो है वो प्रभावित करता है। इसके बाद बात करेंगे इसके जीवन चक्र की। तो इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है। किस प्रकार का होता है आपका कंप्लीट लाइफ साइकिल? कंप्लीट लाइफ साइकिल इसका जो जीवन चक्र होता है वो पूर्ण जीवन चक्र होता है। कंप्लीट लाइफ साइकिल को हम जो है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो इसका जो जीवन चक्र होता है उसमें जो है वो जीवन चक्र जो है 4 अवस्थाओं में बटा होता है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? एक्स, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, यानी इनकी जो है मुख्यतः जो है वो 4 अवस्थाएं होती हैं। एग्स, लार्वा और प्यूपा और एडल्ट से। तो इसमें किस प्रकार का होता है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो इनका जो जीवन चक्र होता है 4 भागों में बड़ा होता है। एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट्स। और जो इनकी लार्वी होती है वो इस प्रकार से जो है दिखाई देती हैं। और इनके जो सूढ़ी अवस्था होती है वो काफ़ी नुकसानदायक जो है वो कही जाती है। यानी सबसे नुकसानकारी जो अवस्था होती है वो होती है लार्वी स्टेज। तो इस प्रकार से इनकी अवस्थाएं होती हैं। तो पहली अवस्था जो होती है उसको हम कहते हैं एग, यानी अंडे की अवस्था। तो अंडा जो है मादा अपने ओविपोजिटर, ओविपोजिटर क्या होता है? जिसमें एग्स स्थित होते हैं। जो पिछला भाग होता है, जो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ओविपोजिटर कहते हैं। ओविपोजिटर में क्या होता है? ये अंडे को रखती हैं। जो इनके फीमेल्स होती हैं वो एग को कलेक्शन करती हैं ओविपोजिटर में, और ओविपोजिटर की सहायता से जो है वो ये जो है वो आपके पत्तियों में, तनों में या मिट्टी के अंदर जो है वो अंडे को जो है वो रख देती हैं। तो ओविपोजिटर जो होता है जिससे अंडे को जो है वो किसी भाग में जो है वो रखती है, यानी अंडे देने का जो भाग होता है, अंडे जिससे जो है वो बाहर आते हैं उसको ओविपोजिटर जो है वो बोलते हैं। तो ये पत्तियों को जो है वो चीर करके तंतुओं में रखती हैं। यानी अंडे को कहाँ पर देती हैं? आपके लीव्स के फिलामेंट्स में, यानी पत्तियों को फाड़ करके जो उसका फिलामेंट्स होता है, तंतु होते हैं, जो उसकी कोशिकाएं होती हैं पत्तियों की, उसके ऊपर जो है ये अंडे जो है वो देती हैं। तो वहाँ पर अंडे अपने रखती हैं। अंडे जो है प्रारंभिक अवस्था में जो है वो सफ़ेद कलर के या दुधिया रंग के होते हैं, और जो बाद में जो है वो काले रंग के हो जाते हैं। तो अंडे जो है ये पत्तियों के फिलामेंट्स पे देती हैं, तंतुओं पे देती हैं, पत्तियों की कोशिकाओं पे देती हैं। और शुरुआत में अंडे जो है वो दुधिया कलर के होते हैं, यानी सफ़ेद कलर के, बाद में काले कलर में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये जो है अंडे जो देती हैं वो कतारों में देती हैं, यानी एक लाइन में देती हैं। तो ये हमने बताया एक कतारों में रखे जाते हैं, और प्रत्येक अंडा जो है वो 2 mm लंबा होता है, यानी उसकी लंबाई कितना होती है? 2 mm होती है। और मादा अपने पूरे जीवन काल में जो है वो लगभग 30 से लेकर के 61 अंडे जो है वो देती है। यानी पूरे जीवन काल में जो फीमेल्स होती है वो 30 से लेकर के 61 अंडे तक जो है वो देती है। उसके बाद जो अवस्था होती है यानी सूढ़ी अवस्था या गर्भ अवस्था, तो जो हाइमेनेप्टेरा लार्वी होती हैं, जो हाइमेनेप्टेरा वर्ग के कीट होते हैं, उसकी जो
तो जो हाइमेनोप्टेरा वर्ग के कीट होते हैं उसकी लार्वी अवस्था जो होती है, यानी उसकी जो सूढ़ी अवस्था होती है, उसको हम ग्रब्स कहते हैं। यानी हाइमेनोप्टेरा जो गण होता है उसकी जो लार्वी अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? ग्रब्स कहते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था। तो ग्रब्स जो यानी सूढ़ी जो होती हैं वो जो है वो ये सूढ़ी अवस्था को हम ग्रब्स के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है। तो अंडे से निकलती हुई सूढ़ी लगभग 2 mm लंबी, हरी स्लेटी रंग की होती है, जिसका सिर काला होता है या कुछ बेलनाकार होती है। तो इस प्रकार से जो आपकी लार्वी अवस्था होती है जिसको हम ग्रब के नाम से जानते हैं वो लगभग 2 mm लंबी और हरी कलर की, स्लेटी कलर की होती है। बाद में जो जिसका सर जो होता है यानी जो हेड पार्ट होता है वो काले कलर का होता है और बेलनाकार की जो है उनका बॉडी फिगर होता है। तो इस प्रकार से आप जो है इसका शॉर्ट स्क्रीन आप जो है वो ले सकते हैं और अपने समझने के लिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए सब लोग। इसके बाद जो है वो जो पूर्ण विकसित सूढ़ी होती है वो लगभग 15 से 20 mm की होती है। यानी पूर्ण विकसित जो सूढ़ी होती है वो 15 से 20 mm जो है वो लंबी होती है तथा हरे काले कलर की हो जाती है। इसकी ऊपरी सतह जो होती है, ऊपरी सतह पर जो है वो 5 धारियां जो है वो पाई जाती हैं। यानी इसकी जो उसके ऊपर जो है वो 5 धारियां जो है वो पाई जाती हैं। यानी इसके शरीर आप जब देखेंगे जो लार्वी की अवस्था है, लार्वी को आप देखने के फील्ड पे तो उस पर कई प्रकार की जो है लगभग 5 धारियां पाई जाती हैं और इसका जो मुखांग होता है, जो हेड पार्ट होता है वो काले कलर का जो है वो होता है। इसके बाद जो है वो ये सूढ़ियाँ जो होती हैं वो सुबह तथा शाम के समय जो है वो ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। यानी इनकी जो लार्वी होती हैं वो सुबह एक्टिव ज़्यादा होती हैं या फिर शाम को, यानी सुबह और शाम जो है वो ज़्यादा क्रियाशील होती हैं और दोपहर में यानी जब धूप होती है तो उस समय ये जो है वो छिपी हुई होती हैं। यानी उस समय उनकी क्रियाशीलता कम होती है और फसल को सबसे ज़्यादा जो है वो सुबह और शाम जो है वो प्रभावित जो है वो करती हैं। तो अगर हम सुबह और शाम जो है वो फील्ड पे जाएंगे, देखेंगे, जब मौसम ठंडा होगा तो हम पत्तियों पे आसानी से इनको जो है वो देख सकते हैं। इनकी क्रियाशीलता दोपहर के समय जो है वो छिपी रहती हैं। सूढ़ी जो होती है वो 12 से 18 दिनों पर पूर्ण जो है वो विकसित हो जाती है और कोशावस्था में जो है चली जाती है। यानी सूढ़ी जो है 12 से 18 दिनों में पूर्ण विकसित हो जाती है और कोशावस्था यानी प्यूपा में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद आती है प्यूपावस्था यानी क्रीम कोष। तो क्रीम कोष जो होती है वो आपकी एक प्रकार की सुसुप्तावस्था होती है। क्रीम कोष जिस ऐसी अवस्था होती है यानी प्यूपेशन ऐसी स्टेज होती है जब कीट पूर्ण विकसित होता है, जब उसकी क्रियाशीलता बिल्कुल कम हो जाती है, फसल को किसी प्रकार से जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाता है और अपने आप को जो है वो एक प्रकार की प्रोटीन की खोल होती है जिसको हम कोकून कहते हैं, उसमें अपने आप को पूरी तरह से ढक लेता है और ढकने के पश्चात जो है लगभग 1 हफ्ते 10 दिन में इसके जो विंग्स होते हैं यानी पंख निकल आते हैं, एंटीनी डेवलप हो जाती है और यह पूर्ण विकसित हो जाता है और यह प्रौढ़ में परिवर्तित जो है वो हो जाता है। तो प्रौढ़ावस्था जो है वो आपकी जो क्रीम कोष अवस्था होती है वह इसमें जो है वो जहाँ पर जैसे ज़मीन की सतह पे पत्तियों के नीचे ये जो है वो प्यूपा जो है वो प्यूपा में कन्वर्ट जो है वो हो जाते हैं। तो पूर्ण विकसित सूढ़ी जो है वो भूमि के अंदर 9 से 10 सेंटीमीटर जो है गहराई पर रेशमी कोकून। तो मैंने आपको रेशमी कोकून क्या है, आपका जो रेशमी कोकून होता है यानी ये अपनी बॉडी से ये एक प्रकार का जो है वो प्रोटीन इनके अंदर जो सिल्क ग्लैंड्स होती हैं जो ये एक प्रकार के प्रोटीन को सेक्रेट करता है और अपने पूरे शरीर को एक खोल से ढक लेता है जिसको हम कोकून के नाम से जानते हैं। तो कोकून बनाकर ये कोशावस्था में बदलती है और कभी कभी यह जो है वो ज़मीन पर गिरी हुई पत्तियों के बीच भी जो है कोशावस्था में परिवर्तित हो जाती है। यानी जो इसके प्यूपा होते हैं वो प्यूपा आप ज़मीन के अंदर और कभी कभी जो पत्तियां गिरी होती हैं पेड़ के आसपास जो है वो वहाँ पर ये प्यूपेशन में प्यूपावस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं और लगभग कोकून की जो लंबाई होती है वो 7 से 11 mm की होती है और लगभग 4 mm जो है वो 4 से 6 mm इसकी चौड़ाई होती है। और जो प्यूपावस्था होती है यानी कोशावस्था होती है कितने दिनों को होती है? 10 से 12 दिनों को होती है। तो जो इनकी प्यूपेशन स्टेज होती है यानी प्यूपावस्था होती है वो 10 से 12 दिनों को होती है और इसके पश्चात जो है वो प्रौढ़ कीट जो है इससे निकलते हैं यानी ये जो है वो प्रौढ़ कीट में जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। और एक चीज़ है
कि लगभग जब सर्दी के दिनों में जब तापमान जो है न्यूनतम होता है, जब तापमान कम होता है सर्दी के दिनों में, तब यह जो है वो शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? हाइबरनेशन में। हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है वो हाइबरनेशन क्या होता है, शीत निष्क्रियता क्या होता है, ये जो है वो इनएक्टिव स्टेज होती है। जब तापमान जो है वो कम हो जाता है तो कीटों की जो है वो कीटों का जो ब्लड होता है वो जमने लगता है। तो जब ब्लड जमने लगता है तो उसमें इनकी क्रियाशीलता जो है वो कम हो जाती है और ये इनएक्टिव फॉर्म में जो है वो सुसुप्तावस्था में जो है वो आपके पत्तियों के हो गया, फिर या मिट्टी के नीचे या फिर जो घास घूस है, पत्तियां हैं सूखी, उसके ऊपर जो है वो शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं, यानी हाइबरनेशन में चले जाते हैं। और पुनः जब तापमान जो है वो बढ़ने लगता है तब फिर ये एक्टिव होकर के क्रियाशीलता इनकी होने लगती है। यानी ये जब गर्मी के दिनों में लगभग नवंबर दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं और जब फरवरी आपका मार्च का महीना आता है तो पुनः ये इनके जो है वो एडल्ट्स निकल करके आपके जो है वो संख्या को बढ़ाते हैं और फसल को जो है वो प्रभावित करने लगते हैं। तो इस प्रकार से इनका लाइफ साइकिल जो है वो होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इसके पश्चात जो इनके प्रौढ़ होते हैं, प्रौढ़ कीट जो है वो किस कलर के होते हैं? वो नारंगी रंग के होते हैं। नारंगी रंग लिए हुए पीला हुआ वो कलर जो है होता है और शरीर पर जो है वो काली धारियां होती हैं, यानी ब्लैक मार्किंग जो है होती है। तथा इनके जो है वो पूर्ण विकसित जो एडल्ट्स होते हैं उनके 2 जोड़ी पंख होते हैं जिन पर काली सिराएं जो है पाई जाती हैं और ये सुबह सूर्य निकलने के समय जो है वो अधिक क्रियाशील जो है रहते हैं। कुछ प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ है कि इसकी मादा जो होती है वो पार्थेनोजेनेसिस क्रिया द्वारा भी अंडे देते हैं। तो इनके जो प्रौढ़ होते हैं वो नारंगी कलर के होते हैं और उनका जो माउथ पार्ट होता है वो ब्लैक कलर का होता है और जो इनके एडल्ट्स होते हैं वो आपका सुबह के समय यानी धूप निकलने के पहले जो है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और दोपहर में उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से सुबह के समय ही आपको फील्ड में जो है वो दिखलाई जो है वो पड़ते हैं। और एक चीज़ इसमें होता है, इसमें पार्थोजेनेसिस होता है। पार्थोजेनेसिस क्या होता है? पार्थोजेनेसिस जो इससे होता है अनफर्टिलाइज्ड एग्स। तो इनके जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं जिसमें आप केवल मेल पैदा होते हैं, क्या होते हैं? केवल मेल इंसेक्ट निकलते हैं। तो इनके जो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं उनसे केवल मेल इंसेक्ट निकलते हैं और जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उससे फीमेल निकलते हैं। फर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं उससे क्या निकलते हैं? फीमेल निकलते हैं। यानी पार्थोजेनेसिस क्या होता है? पार्थोजेनेसिस जो होता है उसमें वो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, मतलब उसमें केवल मेल निकलते हैं और जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उसमें जो है वो फीमेल्स जो है वो निकलते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो पार्थोजेनेसिस क्रिया द्वारा भी इसमें जो है वो अंडे जो है वो निकलते हैं जिसमें केवल नर कीट ही निकलते हैं, मादा कीट जो है वो नहीं निकलते हैं। और जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं यानी जो फर्टिलाइज होते हैं उसमें जो है फीमेल्स भी निकलती हैं। तो इस प्रकार की एक्टिविटी इनके अंदर जो है होती है। इसके बाद इसका जो संपूर्ण जीवन चक्र होता है वो 28 से लेकर के 60 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 28 से लेकर के 60 दिनों का होता है और लगभग इसमें 5 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। यानी इनका जो पूरा जीवन टोटल लाइफ साइकिल होता है वो 28 से लेकर के 60 दिनों तक होता है। अब ये कहते होंगे इतना फ़र्क कैसे? यानी 28 से लेकर 60 दिनों तक, यानी जब गर्मी के दिन होता है तो इनका जीवन चक्र बढ़ जाता है और जब ठंडी का दिन होता है तो उसमें इनका जीवन चक्र जो है वो अवस्थाएं इनकी कम हो जाती हैं। इस प्रकार से इनके जीवन में, पूरे जीवन में लगभग 5 जनरेशन्स होती हैं, यानी 5 पीढ़ियाँ जो है पाई जाती हैं। और गर्मियों में प्रायः मई जून में यह कीट जो है वो ग्रीष्म सुप्तावस्था में रहता है और जब गर्मी खूब पड़ती है यानी मई जून का जो महीना होता है तो ये एस्टिवेशन में जो है वो चले जाते हैं। इस प्रकार से
जब शीत निद्रिता यानी ठंडी के दिनों में जब ये सुषुप्तावस्था में होते हैं तो उसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। और जब गर्मी के दिनों में ये आपका जिसको हम क्या कहते हैं, आपका ग्रीष्म सुषुप्तावस्था होती है, तो जब गर्मी के दिनों में ये सुषुप्तावस्था में होते हैं तो उसको हम एस्टिवेशन जो है करते हैं। ये ठंडी के दिनों में हाइबरनेशन और गर्मी के दिनों में एस्टिवेशन जो है उसको कहते हैं। इस प्रकार से अधिक गर्मी जब पड़ती है यानी मई जून के महीने में, तो ये जो है वो सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मिट्टी के अंदर, पत्तियों के अंदर इस सुषुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, उसको हम एस्टिवेशन जो है वो कहते हैं। अब बात आती है इनके नियंत्रण की। तो नियंत्रण की हम बात करेंगे तो ये जो है वो जो मस्टर्ड सा फ्लाई होती है, ये काफ़ी नुकसान करती है फसल को, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। अगर समय से इसका हम प्रबंधन ना किए तो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले इसका जो नुकसान होता है वो आपकी जब शुरुआत होती है फसल की, जब फसल कोमल अवस्थे होते हैं, उसमें कोमल पत्ते निकले होते हैं, तभी से इनका प्रभाव जो है वो शुरू हो जाता है। और फसल की बढ़वार तक लेकर के यानी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी फ्लावरिंग लेकर के पॉड फिलिंग तक ये फसल को जो है वो नुकसान जो है वो पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं? पत्तियों को काट देते हैं, जिससे फसल पूरी तरह से जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, अन्य क्रियाएं जो पत्तियों में होती हैं, जैसे वाष्पोत्सर्जन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, आपका जो है वो ट्रांसपायरेशन हो गया, ये सारी क्रियाएं, फोटोसिंथेसिस हो गया, ये सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं प्लांट्स में, ये बुरी तरह से प्रभावित हो जाती हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो उत्पादन भी जो है वो कम हो जाता है। तो यानी फसल को जो है वो अगर देखा जाए तो लगभग 50 से 60% और अधिकतम 80-90% तक भी जो है नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसका अगर सही समय पर उचित प्रबंधन किया जाए तो इस कीट से फसल को जो है वो बचाया जा सकता है। तो हम कैसे इस कीट को नियंत्रित करेंगे, कैसे इसका प्रबंधन करेंगे, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। आइए जानते हैं आगे। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? इसके नियंत्रण को सोचने के पहले हमको ये देखना चाहिए कि ये कीट जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है सुबह के समय, यानी सुबह के समय ये जो है वो सबसे ज़्यादा फसल को जो है वो प्रभावित करता है। तो सुबह के समय हमको खेत में जाना चाहिए और शुरुआत में जब फसल जो है वो लगभग 17 से 25 दिनों की होती है, अगर शुरुआत में, तो अगर इसको कीट का प्रभाव हमको बीच बीच में इसके अंडे दिखाई दें पत्तियों पे, या फिर इसकी सूढ़ियाँ दिखाई दें, इसको हम ग्रब कहते हैं, तो उसी समय हमको जो है वो हाथ से कलेक्ट कर लेना चाहिए और उसको नष्ट कर देना चाहिए। तो कलेक्शन एंड डिस्ट्रॉय जो है वो फर्स्ट पे हमको करना चाहिए। या फिर हमको क्या करना चाहिए? अगर सूरज निकलने के समय सूढ़ियों को इकट्ठा करके जो है वो नष्ट कर देना चाहिए। तो सुबह जैसा सूढ़ियों क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, तो खेत में अगर सूढ़ियाँ दिखाई दें तो उसको कलेक्ट करके जो है वो डिस्ट्रॉय जो है वो कर देना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या करना चाहिए? यदि फसल को कतारों में बोई गई है तो कतारों के बीच जो है वो निराई गुड़ाई जो है करते रहना चाहिए, जिससे छिपी हुई अवस्था जो है वो नष्ट हो सके। तो अगर फसल को हम कतारों में बोए हैं तो फसल को जो समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। निराई गुड़ाई करने से क्या होता है? इनके जो प्यूपा होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, जो मिट्टियों में पड़े रहते हैं सुसुप्तावस्था में, वो सारे जो है वो नष्ट हो जाते हैं आपके फसल। तो आपकी फसल जो है इससे बच जाती है। और अगली चीज़ क्या करना चाहिए? तमाम चीज़ें जो है वो कीट रोधी प्रजातियों को बोना चाहिए। तमाम प्रकार की डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटियाँ हैं, आपकी कीट रोधी प्रजातियाँ हैं, उसको जो है वो हमेशा बुआई के लिए जो है वो प्रयोग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? आपको जो है फसल को समय से बोना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हम अर्ली बोते हैं और बहुत ज़्यादा लेट बोलते हैं, देर में बोते हैं, तब भी इसका फसल जो प्रकोप जो है वो ज़्यादा देखा गया है। कभी क्या होता है, किसान बहुत अगेती फसल को ले लेते हैं। जैसे सितंबर के प्रथम पखवाड़ा में ही जब फसल को बो देते हैं तो उस समय क्या होता है, इस कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है, इसके डैमेजिंग की जो है वो सारी दशाएं मजबूत होती हैं, तो उस समय फसल को ज़्यादा प्रभावित करती है। या बहुत लेट बोते हैं फसल को, तब भी इस फसल को जो है वो ज़्यादा प्रभावित करती है। तो समय से ही हमको फसल को जो है वो बो देना चाहिए, जिससे इसका प्रकोप जो है वो कम हो जाए। और अगली चीज़ क्या करना चाहिए? हमको फसल के बीच जो है वो एक कतार से, पौधे से पौधा और लाइन से लाइन की एक निश्चित दूरी रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर सघन हम फसल की बुआई कर देते हैं
तब भी इस कीट का प्रकोप जो है वो ज़्यादा देखा गया है। बहुत ज़्यादा सघन बोने से भी इस कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है। और हमेशा जो है वो जो नाइट्रोजन है, जो उर्वरक है, उसकी संतुलित मात्रा को ही आपको फसल में जो है वो देना चाहिए। ज़्यादा कम देने से भी फसल को नुकसान जो है वो होता है। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें हैं। इस कीट की जो है वो अधिक प्रकोप होने से कई प्रकार की दवाओं का भी प्रयोग करना चाहिए। तो एक चीज़ और है, जब हम सरसों के खेत में सरसों के खेत की तैयारी करते हैं तो मई जून के महीने में ही फसल की गहरी जुताई कर देना चाहिए। गहरी जुताई से क्या करना है, इसको जो प्यूपा होते हैं, एडल्ट होते हैं, वो सब मिट्टी में ऊपरी सतह पे आकर के जो है वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे इस कीट का प्रकोप जो है वो कम हो जाता है। तो इन सब को हमको हमेशा जो है वो प्रयोग जो है वो करना चाहिए। इसके अलावा कई प्रकार की दवाएँ हैं, केमिकल्स हैं, जिसको हमको प्रति हेक्टेयर की दर से जो है वो फसल पर जो है वो आपको डस्टिंग जो है वो या बुरकाव आपको करना चाहिए। तो सबसे पहली है जैसे मैलाथियान 5% जो है वो धूल को 25 किलोग्राम जो है वो देना चाहिए प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी 25 किलोग्राम मैलाथियान का जो है वो प्रति हेक्टेयर की दर से जो है वो आपको प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से थायोडान जो होता है, जिसका डस्ट होता है, वो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है वो देना चाहिए। कार्बारिल 5% जो डस्ट होती है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको देनी चाहिए। और इसके अलावा कई प्रकार के आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं, जिसको हम घोलन रूप में, सोल्यूशन के रूप में जो है वो देना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, जितने भी डस्टिंग फॉर्म होते हैं, जितने भी धूल रूप में आपको इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, उसको हमको सुबह के समय ही फसल पे जो है वो देना चाहिए। इसके बाद कई प्रकार की दवाएं हैं, जिसको घोल बना करके हम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है वो फसल पे छिड़काव उसका कर सकते हैं। जैसे आपका थायोडान 35 EC को 1.0 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से जो है वो देना जो है वो चाहिए। इसी प्रकार से नुआन जो है वो जो 76 EC होती है, उसको 250 ml मात्रा जो है वो प्रति हेक्टेयर दर से जो है वो देना चाहिए। इसके बाद ब्रेस्टोनॉल 45% जो धूल का चूड़ होता है, उसको 0.1% जो है घोल बना करके जो है वो उसका छिड़काव करने से इस कीट से फसल को जो है वो नहीं खाते हैं। तो ब्रेस्टोनॉल जो होती है 45% जो चूड़ होता है, उसको जो है वो 0.1% घोल बना करके अगर उसको देते हैं तो फसल को जो है वो ये आपका एंटीफिडेंट का काम करता है, और ये फसल को ये जो कीट होते हैं ये प्रभावित जो है वो नहीं करते हैं। इसके अलावा एक नेचुरल एनिमीज होता है, यानी प्राकृतिक शत्रु होता है, जो स्क्रोकोडस पॉपुलिनेसी सूड़ियाँ होती हैं। स्क्रोकोडस पॉपुलिनेसी जो इंसेक्ट की सूड़ियाँ होती हैं, लार्वी होती हैं, ये आपके क्या करती हैं, पैरासाइट्स का काम करती हैं। यानी इस कीट की जो है वो जो लार्वी होती है, वो जो मस्टर्ड साफ्लाई होती है, उसकी लार्वी को क्या करती हैं, खा करके नष्ट कर देती हैं। या फिर इसके जो है वो सूड़ियों पर जो है वो इनकी जो सूड़ियाँ होती हैं कीट की, उस पर परजीवी पैरासाइट्स का काम करती हैं और उसको धीरे धीरे अपना होस्ट बना करके, अपना पोषक बना करके जो है वो नष्ट कर देती हैं। तो इस प्रकार से सही प्रबंधन करके, उचित प्रबंधन करके, निश्चित मात्रा में दवाओं का इस्तेमाल करके, एक समन्वित फार्म बना करके जो है वो इस कीट से जो है फसल को जो है वो बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये सरसों का प्रमुख कीट था जो मैंने आपको पढ़ाया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं नए इंसेक्ट के साथ जो है वो नई चीज़ों के साथ आपसे जो है वो फिर मिलूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।